मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब तक मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में उपन्यास मैला आंचल के खंड 1 के भाग 44 और खंड 2 के भाग 19 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल कथा कहानी और उपन्यास पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के खंड 2 के भाग 20 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। सीताराम सीताराम। ओ बावन दास जी आइए। लक्ष्मी मोढ़ा देती है। बालदेव जी कहाँ हैं? आइए साहेब बंदगी। जय हिंद। बालदेव जी आ गए। जय हिंद। बावन दास को देखकर डर लगता है। एकदम सूख कर काटा हो गए हैं। बाल इतना ज्यादा कैसे पक गया? ओह, आज टोपी नहीं पहने हैं इसीलिए। आवाज भी बदल गई है। बालदेव जी कहते हैं, आपको तो अब यहाँ समय ही नहीं है। उस दिन हम अकेले जिस समय से रेडियो में सुने, उसी समय से लेकर दूसरे दिन जल प्रवाह तक सब कुछ किए, किसी तरह संभाल लिया। श्राद्ध के दिन तहसीलदार साहब भोज देने वाले हैं। बामन, राजपूत, यादव और हरिजन सभी एक पंगत में बैठकर खाएंगे। अच्छा हुआ आप भी आ गए। अकेले हम नहीं बालदेव जी, हम रहेंगे नहीं। हम जरूरी काम से जा रहे हैं। सोचा एक बार आप लोगों से भेंट करते चले। हम तुरंत अभी चले जाएंगे। अच्छा, उधर का हाल समाचार क्या है, सुनाइए। हाल क्या सुनिएगा, अब सुनना सुनाना क्या है। राम किशुन आश्रम में भी हरिजन भोजन होगा। बिले के पीकल मर गया। शिवनाथ बाबू आए हैं पटना से। शशांक जी परांती सभापति हो गए हैं। परांती मने प्रांतीय। वह भी पटना में ही रहेंगे। सब आदमी अब पटना में रहेंगे। मेले लोग तो हमेशा वही रहते हैं। मेले माने एमएलए। सुराज मिल गया। अब क्या है, छोटन बाबू का राज है। एक कोरी बेमान बिलेक मार्केटी के साथ कचहरी में घूमते रहते हैं। हाकिमों के यहाँ दांत खिटकाते रहते हैं। सब चौपट हो गया। बावन दास कहते कहते रुक जाता है। छोटन बाबू की बात मत पूछिए। अब तो घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए हैं। नहीं बालदेव, छोटन बाबू जैसे लोगों की बात जाने दो। यह बीमारी ऊपर से आई है। यह पटनिया रोग है। अब तो और धूमधाम से फैलेगा। भूमिहार, राजपूत, कैथ, जादव, हरिजन सब लड़ रहे हैं। अगले चुनाव में तिगुना मेले चुने जाएंगे। किसका आदमी ज्यादा चुना जाए, इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज्यादा आए तो सबसे बड़ा मंत्री भी राजपूत होगा। परसों बात हो रही थी आश्रम में। छोटन बाबू और अमीन बाबू बतिया रहे थे। गांधी जी का भस्म लेकर शशांक जी आवेंगे। छोटन बाबू बोले, जिला का कोटा भस्म जिला सभापति को लाना चाहिए। शशांक जी क्यों ला रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य। हाँ 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 हाँ। बावन दास विचित्र हंसी हंसता है। ऐसी हंसी तो कभी नहीं देखी बालदेव जी ने भी कभी। काहे हंसते कहे हैं दास जी? अरे वही अमीन बाबू तुरंत उठकर बैठ गए। बोले, आप ठीक कहते हैं छोटन बाबू। गाड़ी तो चली गई। कटिहार जाने से गाड़ी मिल सकती है। तुरंत मोटर स्टार्ट करके दोनों रवाना हो गए। सभापति मंत्री, हो राम, राम मिलाए जोड़ी। चले दोनों भस्म लाने। देश को भस्म कर देंगे ये लोग, भस्मासुर। दास जी मालूम होता है कि कोई सोशलिस्ट ने आपको। सोशलिस्ट? सोशलिस्ट? सोशलिस्ट क्या करेगा हमको? क्या कहेगा सोशलिस्ट हमको? सब पार्टी समान। उस पार्टी में भी जितने बड़े लोग हैं मंत्री बनने के लिए मार कर रहे हैं। सब मेले मंत्री होना चाहते हैं बालदेव। देश का काम, गरीबों का काम, चाहे मजदूरों का काम, जो भी करते हैं एक ही लोभ से। उस पार्टी में बस एक जय प्रसाद बाबू हैं। हाँ 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 हाँ, उनको भी कोई गोली मार देगा। फिर भस्म लेने के लिए सभापति मंत्री साथे साथ नया चूड़ा और नया गुड़ एक थरिया में लेकर आती है लक्ष्मी।
जरा बाल भोग कर लीजिए, थोड़ा सा है, दूध दही तो भोज के लिए जमाया जा रहा है। बामन दास बगल की झोली का मुंह फैलाते हैं। लक्ष्मी कहती है, यह क्या, जलपान कीजिए, झोली में क्यों लेते हैं? लक्ष्मी की आंखें न जाने क्यों सजल हो जाती हैं। इतने दिनों के बाद एक वैष्णव आया और बिना पत्तल जुटाए चला जाएगा? नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगी। नहीं, बाल भोग तो आपको करना ही होगा। लक्ष्मी जिद करती है। दास जी विनती करती हूँ। बालदेव जी देखते हैं, बावन दास को कुछ हो गया है। बड़ा अटर पटर बोलते हैं। चेहरा भी एकदम बदल गया है, आंखें लाल हैं, कपड़ा कितना मैला हो गया है। वह 16-17 साल से बावन दास के साथ हैं, कभी तो ऐसा हंसते नहीं देखा। अल्मुनिया का लोटा और बाल्टी नहीं छोड़ते हैं कभी। जलपान करके हाथ धोते हुए बावन दास जी कहते हैं, बालदेव जी, अब हम चलेंगे। कुंवरिया लैन की गाड़ी कुदलिया स्टेशन में जाकर पकड़ेंगे। आपसे एक काम है। बावन दास झोली से लाल रंग का एक बस्ता निकालते हैं। बस्ता खोलकर कागज का एक छोटा सा पुलिंदा निकालते हैं। बालदेव जी, सब महात्मा जी के खत हैं। गांगुली जी ने एक बार कहा था, जरूरत पड़ने पर हमको दीजिएगा। आने के समय याद ही नहीं रहा। आप पुरैनिया कब तक जाइएगा? 4-5 दिन के बाद? तब ठीक है, आप रख लीजिए, गांगुली जी को दे दीजिएगा। जरूर। परम श्रद्धा भक्ति से सहेजी हुई पवित्र चिट्ठियों को बावन दास एकटक देख रहा है, फिर एक एक कर अलग अलग छांटता है। हवा से एक चिट्ठी उड़कर बिछावन के नीचे चली गई। बावन दास ने चट से उठकर सर से छुला लिया। उसे एक अक्षर का भी बोध नहीं, लेकिन वह प्रत्येक चिट्ठी के एक एक शब्द पर निगाह डालता है। लगता है सचमुच पढ़ रहा है। आखिरी चिट्ठी खत्म कर वह एक लंबी सांस लेता है। बस्ता हाथ में लेकर बावन दास थोड़ी देर तक बेकार ही उसकी डोरी को उंगलियों में लपेटता और खोलता है। फिर एक लंबी सांस लेकर अचानक ही खड़ा हो जाता है। लीजिए, सीताराम सीताराम। बालदेव जी बस्ता लेकर लक्ष्मी के हाथ में दे देते हैं। पौती पिटारी में रख दीजिए। लक्ष्मी बस्ता लेकर सर से छुलाती है, फिर छाती से लगाती है। वह एकटक बावन दास को देख रहा है। इस चिरकुट खद्दड़ की दोलाई से जाड़ा कैसे काटते हैं बावन दास जी? दास, इस चादर से जाड़ा कैसे काटते हैं? ठहरिए, एक पुराना कंबल है, ले लीजिए। लक्ष्मी विनती के सुर में ही कहती है। नहीं माई। बावन दास कंधे से झोली को लटकाते हुए कहता है, नहीं माई, कंबल की जरूरत नहीं। लक्ष्मी चुप हो जाती है। बावन दास जी को अब कंबल की जरूरत नहीं, अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। लक्ष्मी मानो सब कुछ समझ जाती है। धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औखदी, मन फाटे नहीं ठौर। अच्छा तो अब जय हिंद। जय हिंद। बावन दास लुढ़कता हुआ जा रहा है। सोबरन का कटहा कुत्ता खिटखिटाकर भूखते हुए उस पर टूटता है, लेकिन बावन दास उधर देखता तक नहीं। कुत्ता भी आश्चर्य से चुप हो जाता है। जरा सा धित धित भी नहीं किया। कैसा आदमी है। कुत्ता बावन दास के पीछे पीछे दुम हिलाते मिट्टी सूंघते कुछ दूर तक जाता है। बावन दास जी का मन एकदम फट गया है। लक्ष्मी कहती है। बालदेव जी कहते हैं, अरे मन फटेगा क्या, थोड़ा ढंग भी करता है। गांगुली जी चिट्ठी लेकर क्या करेंगे? दूसरे की चिट्ठी भले लोग नहीं पढ़ते, दोख होता है। कोदलिया स्टेशन पर गाड़ी में बैठकर बावन दास को लगता है वह कोई तीर्थ करने जा रहा है। बहुत दिनों से उसके मन में लालसा है एक बार जगन्नाथ जी जाने की। केदारनाथ बद्रीनाथ वह गया है। उसकी आंखों के आगे जगन्नाथ का पट छाता और छड़ी लिए तीर से लौटे हुए बावन दास की मूर्तियां खड़ी होती है। जगन्नाथिया रो भाई, बाबा रो बिराजे उड़िया देश में। एक यात्री ने कहा, अरे, माघ महीना में कौन जगन्नाथ से लौटा है भाई? दूसरे ने कहा, जरा जोर से बावन गोसाई जी। बावन दास खिड़की से बाहर की ओर देखता है। खेतों में लोग धान काट रहे हैं, नदी में मछली मार रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं।
बावन ने बहुत सफर किया है लाइन से। कलकत्ता कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस, बैजवाड़ा साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी की जन्मभूमि काठियावाड़, फिर बम्बई। रेलवे लाइन के किनारे काम करते हुए लोगों के मुखड़े, विभिन्न प्रदेशों के लोगों के मुखड़े उसकी आंखों के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। खगड़ा स्टेशन पर उतर कर एक बार नत्थू बाबू के यहाँ जाने का विचार था, लेकिन नत्थू बाबू कलकत्ता गए हैं। खोखी दीदी और काकी जी भी गई हैं। खोखी दीदी ने एक बार बावन दास की तस्वीर बनाई थी। बोली, बस आप जैसे बैठे हैं बैठे रहिए। एक कागज पर पेंसिल से तस्वीर बनाने लगी। काकी जी ठीक माया जी की तरह बोलती हैं। नाथ बाबू रहते तो बावन दास को आज बहुत भारी मदद मिलती। बहुत कड़े आदमी हैं। गुस्सा में जब होते हैं तो किसी को कुछ नहीं बूझते हैं। कफ जिहल के साहब को जिंदगी भर याद रहेगा। नाथ बाबू का चेहरा लाल हो गया था उस दिन, एकदम लाल टेसू। पिछले साल नाथ बाबू और चौधरी जी बॉम्बे जा रहे थे। बावन भी साथ में था। मुगल सराय स्टेशन पर गाड़ी में भीड़ देखकर होश गुम। इस छोर से उस छोर तक घूम आए, मगर कहीं घुसने ही नहीं दिया। चौधरी जी हंसते हुए बोले, इहो गाड़ी छूटत लक्षण लगे हो। नाथ बाबू ने एक डिब्बा के हैंडल को जैसे ही पकड़ा कि अंदर से एक आदमी ने गुस्सा होकर कहा, देखता है नहीं, इस पर लिखा हुआ है बंगाल के मेंबर के वास्ते रिजर्व है। नाथ बाबू ने भी गुस्सा कर जवाब दिया था, खूब देखता है। बंगाल में अब आप लोगों के जैसा आदमी फलने लगा है, यह भी देखता है। हम भी एआईसीसी का मेंबर है, आप भी उसी का मेंबर है, मगर आदमियत। भीतर से किसी ने रसिकता की थी। आदमियत तुले आर कोथा बोलबेन ना मोसाय, आसुन आपनार तो देखची एके बार त्रिमूर्ति। बात भी कुछ ऐसी ही हो गई कि सभी हंस पड़े। चौधरी जी भी, नाथ बाबू भी और डिब्बे के सभी मेंबर। हंसने वाली बात नहीं है। चौधरी जी एकदम लंबा, यानी चौधरी जी की लंबाई की बात तो सभी जानते थे। पूरा ऊंचे कद का आदमी भी उनके कंधे के बराबर होता है। और इधर नाथ बाबू 1.5 नाटे कद के, गोल चेहरा, चेहरे पर हरदम मुस्कुराहट, वह भी छोटी सी। और तीसरा मूर्ति सेवक बावन दास। विचार कर देखिए, हंसने की बात है कि नहीं। चौधरी जी ने ऊपर बेंच पर अपना बिस्तर लंबा किया। नाथ बाबू और बावन दास नीचे। एह, खगड़ा आ गया। सीताराम सीताराम। खगड़ा स्टेशन पर उतरकर बावन दास एक बार ऊपर आसमान की ओर देखता है। वह शाम तक पहुंच जाएगा। नहीं, नाथ बाबू से नहीं भेंट होगी तो अब किससे भेंट करने जाए वह। कलीमुद्दीपुर की ओर वह जा रहा है बावन। कलीमुद्दीपुर पाकिस्तान में जाते जाते बच गया है। एक बार हल्ला हुआ कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि गांव का नाम इस्लामी है, इसलिए इसको। क्या बच्चों जैसी बुद्धि। सीताराम सीताराम। बावन दास जल्दी जल्दी डेग बढ़ाता है। आज जैसे हो शाम तक उसे पहुंचना ही है एक जगह। उस जगह का नाम भी अभी वो अपने मन में नहीं लाएगा। मित्रों, यहाँ पर एक बंगाली में लिखा हुआ था, आदमियत तुले आर कोथा बोलबेन ना बोसाय, आसुन आपनार तो देखची एके बार त्रिमूर्ति। इसका हिंदी रूपांतरण है, कृपया आदमियत का प्रश्न मत उठाइए, आइए, हमें तो एक साथ ही त्रिमूर्ति के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। चलते चलते वह कभी कभी रुक कर उसासे लेता है। बहुत देर तक रोने पर बच्चे जिस तरह उसासे लेते हैं उसी तरह। बावन की झोली में खजड़ी है। खजड़ी में लगी हुई झुनकी उसकी गति को एक लय में बांध रही है। किन 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 किन। खेतों के मेड़ों पर, मैदान में, सड़कों पर, ऊंची नीची जमीन पर उसके चरण पड़ते हैं। मंजिल करीब है अब। किन 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 किन। और थोड़ी दूर और आधा कोस। किन किन। जय महात्मा जी, जय बापू, माँ माँ, धन्य हो प्रभु। एक परीक्षा से तो पार करा दिया प्रभु। बस यहीं, इसी साहुड़ के नीचे, इसी कच्ची लीक के पास डाल दो डेरा रे मन। नागर नदी के किनारे। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है दोनों देश वालों ने। नागर नदी की सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। इस पर हिंदुस्तान, दूसरी ओर पाकिस्तान। नागर बारहों मास बहती है, सूखती नहीं कभी। शायद इसीलिए रामडंडी माथा पर आ गया। माह की ठिठुरती हुई सर्दी, पछिया हवा भी चलती है।
लगता है आज की रात बद्रीनाथ की तरह यहाँ भी बर्फ गिरेगी। रामडंडी सिर पर आ गया। बावन निराश नहीं होता है। जब तक सूरज नहीं उगेगा वह टलेगा नहीं। बात ही कुछ ऐसी है। यदि इस रास्ते से नहीं आई गाड़ी तो वह दूर, बहुत दूर किसी गांव की रोशनी को देखता है। दोनों हाथों को मलकर गर्म कर लेता है। हाँ, गाड़ियां आएंगी। पचासों गाड़ियां, कपड़े और चीनी और सीमेंट से लदी हुई गाड़ियां। जिसने खबर दी है उसे, उसका नाम वह जान जाने पर भी नहीं खोलेगा। बावन ने गांधी जी की कसम खाई है। बेचारा गरीब, उसकी नौकरी चली जाएगी। कटहा के दुलार चंद कापरा, वही जुआ कंपनी वाला, जिसकी जुए की दुकान पर नेवीलाल, भोला बाबू और बावन ने फारिब्सगंज मेला में पिकेटिंग किया था। जुआ भी नहीं, एकदम पॉकेट कार्ड खेल करता था और मोरंगिया लड़कियों, मोरंगिया दारू गाजा का कारोबार करता था। आज कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है। उसी की गाड़ियां हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर और कटहा थाना के दरोगा और यहाँ कलीमुद्दीपुर के नाका वाले हवलदार मिलकर रकम 8 आना, और इधर दुलारचंद कापरा रकम 8 आना। गाड़ियां सदर चालू सड़क से नहीं आएंगी। चौर पैड़ा होकर, चोर घाट होकर पार करेंगी। चोर पैड़ा माने चोर रास्ता। फिर उधर के व्यापारी को उस पार पहुंचा देगा। उधर के हाकिम हुकामों को भी इसी तरह हिस्सा मिलेगा। लाखों रुपया का कारोबार है। वे आ गई, हाँ गाड़ियां। कच्ची लिक में पहियों की आवाज, हाँ गाड़ी ही है। जय भगवान, जय महात्मा जी, सीताराम सीताराम। बल दो प्रभु, परीक्षा में पार करो प्रभु। बापू बापू, माँ माँ। झोली के अंदर वह कुछ टटोलता है। वह झोली को कंधे से लटकाकर खड़ा हो जाता है। नदी किनारे कोई पखेरू बोला, टिंग टिंग किन किन। खजड़ी की झुन्नी जरा झनकी। भगवान, महात्मा जी, बापू, माँ, मुझे बुला लो अपने पास। क्या करूंगा इस दुनिया में रहकर, धर्म नहीं बचेगा। गाड़ियां आ गईं, एकदम करीब। अरे बाप रे, भूत। अगला गाड़ीवान डरा और दबी आवाज में अपने साथी से कहता है, भूत। चियों। बैल भड़कते हैं। कचकचाकर गाड़ियां रुक जाती हैं। सीताराम सीताराम। कलीमुद्दीपुर नाका के सिपाही जी आगे बढ़ाते हैं। खखार कर पूछते हैं, कौन है? बगल की झाड़ी से सामने आकर बावन ने कहा, हम हैं, सेवक बावन दास। बावन दास? सिपाही जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस आदमी को वह सन 30 से ही जानता है। चांद टरे, सूरज टरे। सिपाही जी मुरेठा की पुछरी से मुंह छिपाते हैं। बावन दास हंसकर कहता है, मुंह क्यों छिपाते हैं? राम बुझावन सिंह जी, आज खुलकर खेला होना चाहिए, मुंह मत छिपाइए। दास जी, हमारा क्या कसूर, आप तो जानते ही हैं। सिंह जी, बातचीत कुछ नहीं। गाड़ियां जाएंगी खकड़ा, लौटाइए। गाड़ी तो न लौटी। लौटी न तो ठाड़ रही। 5,000 रुपये हिस्से में मिल चुके हैं राम बुझावन सिंह को। अब क्या किया जाए? दास जी ठहरिए, हम तुरंत आते हैं। अच्छी बात, ले आइए आज जो लोग पर्दे में हैं। जाइए। कलीमुद्दीपुर में एक होटल बंगला है। होटल बंगला माने हाल्टिंग बंगला। हाकिम हुकाम लोग बराबर आते जाते रहते हैं। बाज फूल का बड़ा सा चौखड़ा है, गांव के एकदम बाहर। होटल बंगला में सप्लाई इंस्पेक्टर दुलार चंद कापरा और कलीमुद्दीपुर के हवलदार साहब टेबल के चारों ओर बैठकर मुरंगिया माल पी रहे हैं। कलीमपुर होटल बंगला के वेरस्पतिया बावर्ची के हाथ का मुर्ग मुसल्लम जिसने खाया, उसी ने जी खोलकर बख्शीश दिया। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब गिलास में चुस्की लगाते हुए मुस्कुराते हैं, अरे धत, इस मुर्ग मुसल्लम से गर्मी थोड़ी आएगी। हवलदार साहब, अरे कोई 2 टांग वाली मुर्गी। क्या पूछते हैं आज? महात्मा जी के साथ श्राद्ध की वजह से सभी भोज खाने चली गई हैं। दुलारचंद कापरा कहता है, ओह, ऐसा जानता तो कटहा से ही 2 रेफ्यूजनी को उठा लाते। सब मजा किरकिरा कर दिया। कड़कड़ कड़क। सप्लाई इंस्पेक्टर चतुरानंद सिंह जी मुर्गी की टांग चबाते हैं। कड़क कड़क। बाहर साइकिल की आवाज होती है। कौन? सलाम, हम राम बुझावन सिंह। क्या हाल है? सब चौपट। बावन दास? हैं? ए, बावन दास कहाँ? सभी गुम हो गए। बृहस्पतिया बावर्ची इशारे से कहता है, हवलदार साहब को मिल सकती है मुर्गी, मगर रुक कर दोनों हाथों की उंगलियां दिखलाता है। हवलदार साहब कहते हैं, अच्छा अभी ठहरो, तुम बाहर जाओ। क्या हो अब?
सभी एक साथ लंबी सांस लेते हैं। अकेला है या एकदम अकेला? मगर इसका मतलब जानते हैं? दुलारचंद जी, कापरा जी, सभी निगाहें मिलती हैं आपस में। दुलारचंद गिलास में बोतल से शराब ढालकर गटगटाकर पी जाता है। सभी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। मैं पंजाबी हूं जी, मगर आगे आप लोग जानो, मैं अपना फर्ज अदा करने जाता हूँ। सीट सीट पर पछिया हवा चल रही है। हवलदार साहब साइकिल का पैडल चलाते हुए कहते हैं, कापरा जी, आसपास के गांव वालों का डर जरा भी मत कीजिए। ऐलान किया हुआ है कि सरहद के आसपास रात बिरात जो निकलेगा उसे गोली लग जा सकती है। बावनदार ठीक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है बीच लीग पर। दुलारचंद कापरा देखता है, हाँ, बावनदास ही है। कौन, कापरा जी? गाड़ी के पीछे क्या झांकते हैं, सामने आइए। बावनदास हंसता है, बावन, रास्ता छोड़ दो, गाड़ी पास होने दो। आइए सामने, पास कराइए गाड़ी। आप भी कांग्रेस के मेंबर हैं और हम भी। खाता खुला हुआ है, अपना अपना हिसाब किताब लिखाइए। आज के इस पवित्र दिन को हम कलंक नहीं लगने देंगे। कापरा जानता है इसे माथापच्ची करना बेकार है। वो हवलदार के कान में कुछ कहता है, फिर पुकारता है, स्प्रिंग खा कहाँ है? यह स्प्रिंग खा कापरा का अपना आदमी है, नाम फर्जी है। एक गाड़ी पर से उतरता है, फिर चुपचाप अगली गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है। बावन दास, मान जाओ। हाको, हाको जी, गाड़ी स्प्रिंग खा। गाड़ी में जूते हुए दोनों जानवर अजरत से चौक पड़ते हैं, भड़कते हैं, छ्यूं छ्यूं, नाक से आवाज करके आगे बढ़ने से इनकार करते हैं। कापरा एक बैल की पूंछ पकड़कर ऐंठता है। हड्डी पट से बोली, मगर बैल ने लीक छोड़ दिया और गाड़ी को बगल की ओर लेकर भागे। दूसरी गाड़ी, एक बैल को हवलदार और दूसरे को कापरा पूंछ मड़ोड़ कर आगे बढ़ाते हैं। गाड़ीवान अवाक होकर हाथ में रास थामे हुए, यह क्या हो रहा है? बैलगाड़ी पास हो गई, पास हो रही है। बावनदास बीच लीक पर खड़ा है और गाड़ियां ऊपर से आर पार कर रही हैं। बैल भड़के जरूर, मगर तीन चार, चार गाड़ियां। अब बावनदास ठीक बैल के सामने आकर खड़ा होता है। बैल उसे हुत्था मारकर गिरा देता है। वह लीक पर लुढ़क जाता है, ठीक पहिए के नीचे। मड़ मड़ मड़, बापू मां, गाड़ी पास, कट करर कट। गाड़ियां पास हो रही हैं, 50 गाड़ियां। आखिरी गाड़ी जब गुजर गई तो हवलदार और राम बुझावन सिंह मिलकर बावन की चिट्ठी चिट्ठी लाश, लहू के लीचड़ में लसपत लाश को उठाकर चलते हैं। नागर नदी के उस पार पाकिस्तान में फेंकना होगा, इधर नहीं, हरगिज नहीं। दुलारचंद कापरा बावन की झोली लेकर उसके पीछे पीछे जाता है। नागर पार करते समय बावन के गले की तुलसी माला नागर की बहती हुई धारा में गिर पड़ती है। सीताराम। 4 बजे भोर को पाकिस्तान पुलिस ने घाट गश्त लगाने के समय देखा लाश। अरे, यह तो उस पार के बौने की है, यहाँ कैसे आई? ओह, समझ गए। उठाओ जी, हनीफ और जुम्मन, ले चलो उस पार। बावन की ठंडी लाश झोली झंडा के साथ फिर उठी। बावन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोली को उस पार दरख्त से लटका दो, जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो, झनक। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास महिला आंचल के खंड 2 के भाग 20 का वाचन। अब लीजिए सुनिए उपन्यास महिला आंचल के भाग 21 का वाचन। मेरीगंज गांव के एकमात्र मालिक, एक छत्र जमींदार तहसीलदार बाबू विश्वनाथ माली का खम्हार देख लो। जिस बड़े चौताल पर एक पंक्ति में बैठकर गांधी जी के साथ श्राद्ध के दिन लोगों ने सरबगटन भोज खाया, उसी को घेर कर खलिहान बनाया है तहसीलदार साहब ने। 10 बीघे का घेराव है। रामकृपाल सिंह अपनी बची खुची जमीन फसल सहित तहसीलदार के यहाँ सूद रहन रख कर तीर्थ करने जा रहे हैं, काशी, केदार जी, जहां तक जा सके। तहसीलदार साहब ने कहा है, बाकी रुपया जहां से लिखिएगा मनी ऑर्डर से भेजते रहेंगे। बाकी खजाना, खर खर्चा, जाड़े का कपड़ा, सकलदीप के प्राश्चित और सत्यनारायण पूजा के लिए खिलावन 200 रुपये मांगने गए।
तहसीलदार साहब ने साफ जवाब दे दिया, हाथ में एक पैसा नहीं है। घर के पिछवाड़े की जमीन, जिसमें धान करीब करीब तैयार हो गया था, लिख दी तो 300 रुपए दिए। सब मिलाकर 5,000 मन से क्या कम होगा धान इस बार। तंत्रिमा छतरी टोली, कुर्म छतरी टोली, कुशवाहा छतरी टोली, धनुषधारी छतरी टोली और गहलोत छतरी टोली के जन मजदूरों की हाड़ी माघ महीने से ही टंग गई है। खंभार में जितना धान हिस्सा होगा उससे चौगुना तो कर्जा है, सब काट लिया जाएगा। और इस बार तो लगता है गांव में गुजर नहीं चलेगा। खिलावन यादव 5 हल चलाते थे, इस साल एक ही हल चलावेंगे। एक हल अधहरी पर चलेगा, अधहरी माने आधा हल। रामकृपाल सिंह ने तो खेती बाड़ी उठा ही दी, बुढ़िया को लेकर तीरथ चले गए। शिव शंकर सिंह 2 हल चलावेंगे। तहसीलदार साहब इस बार ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। बेतार कहता था उसी में सब कुछ होगा, हल, चौंगी, विधा, कोड़क कमान, कादी गोरा और धन कटनी भी। आदमी की क्या जरूरत, पानी का पंपू आवेगा। इंद्र भगवान की खुशामद की जरूरत नहीं। कमला नदी में पंपू लगा दिया, मशीन स्टार्ट कर दिया और हथिया सुर की तरह सब पानी सोख कर खेत पटा देगा। जब इंद्र भगवान को ही नून नींबू चटा रहे तहसीलदार साहेब, तो आदमी उनके हुजूर में क्या है। कटिहार में एक जूट मिल और खुला है, 3 जूट मिल। चलो चलो, 2 रुपया रोज मजदूरी मिलती है। गांव में अब क्या रखा है। एक महात्मा जी का भरोसा था, उनको भी मार दिया। बालदेव से पूछो ना, महात्मा जी की अब जगह पर कौन आवेंगे, जवाहिर लाल। मगर महात्मा जी तो एक ही कोपीन पहनते थे। बिरची कहता है, जहां सभी जात का भाई 12 बरन का ऊंच नीच का पत्ता जूठा हुआ है, उस खंबार में बरकत तो अधिया कर होगा। तहसीलदार साहब आज कह रहे थे, इस बार सभी को अपने हिस्से में से औकात मुताबिक धान देना होगा। 1 कट्ठा, आधा कट्ठा, 1 सेर आध से। महात्मा जी का चन्ना हो रहा है। महात्मा जी का चन्ना? क्या होगा चन्ना? श्राद्ध तो हो गया। नहीं, रहुआ के गुरु बंसी बाबू ने दिल्ली में आकर 1 करोड़ या 1 लाख, पता नहीं, 1,000 याद नहीं, मगर 1 मोट रुपया गुरु बंसी बाबू ने जवाहिर लाल को जाकर दिया है। महात्मा जी का चन्ना सुनते हैं और भी देंगे हैं। कौन हल्ला करता है उधर? अरे कौन, रमपियरिया है। रमपियरिया और रमपियरिया की माँ के गले की आवाज सुनी जाती है। मठ पर झगड़ा हो रहा है। आज लगता है मारपीट ज्यादा हुई है। रामदास गुसाई आजकल दिन भर गांजा पीता है, एक न एक दिन वह भी खून करेगा। साला, इन्हीं लोगों के पाप से धरती दलमला रही है। भ्रष्ट कर दिया। अब वह मठ है, लालबाग मेला का मीना बाजार हो गया है। 10-10 कोस का लुच्चा लफंगा सब आकर जमा होता है। तहसीलदार साहब आजकल रात में ऊपर के कोठे पर सुमृत दास के साथ कागज पत्तर ठीक करते रहते हैं। किसी किसी दिन सुमृत दास सीढ़ी पर लड़खड़ाकर गिर जाता है। संथालों के घर में चुलाया हुआ महुआ का दारू बड़ा तेज होता है। गगाई माझी रोज आधा कंटर दे जाता है। कभी कभी तहसीलदार साहब भी नीचे उतरकर खूब हल्ला करते हैं। कमली की माँ को, कमली को, सेबिया बूढ़ी, सबको गोली से उड़ा देने की धमकी देते हैं। एक रात को तो इतना मात गए तहसीलदार साहब कि कमली की माँ डर से छाती पीटने लगी थी। ऐसी खराब खराब गाली जो जिंदगी में कभी एक बार भी उनके मुंह से नहीं सुनी गई। कमली की बंद किवाड़ के सामने आकर जोर जोर से बकने लगे। कमली दरवाजा खुलकर बाहर आई तो बोली, बाबा, मुझे जो सजा देनी हो दो, मगर माँ को गाली मत दो, उनका क्या कसूर। कमली को देखते ही तहसीलदार साहब का नशा उतर गया। वे ऊपर भागे। उस दिन से माँ कमली को 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। बिलार को देखकर बच्चे वाली बिल्ली की सतर्क आंखें कैसी तेज हो जाती हैं। कमली की माँ को डर है, तहसीलदार साहब किसी दिन कोई कांड करेंगे। 1 सप्ताह पहले शराब में एक दवा मिलाकर दिया उन्होंने, कमली को पिला दो, एकदम खलास हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया है, उन पर कैसे विश्वास किया जाए, न जाने कब क्या कर दें। गांव के घर घर में हे भगवान की पुकार मची हुई है। सुबह से शाम तक रात भर धान दौनी पर जो मजदूरी मिलती है, खलिहान पर रही बाकी मोजर हो जाता है। नाव धोबी और मोची का खन भी नहीं जुड़ेगा इस बार। मिल का भोपा बजता है रोज, सुनते नहीं, बुला रहा है, आओ ओ ओ ओ ओ ओ। रात के सन्नाटे में जोतकी काका
की खासी बड़ी डरावनी सुनाई पड़ती है। खाएं खाएं। दिन में ठीक दोपहर को अमड़ा घाट पर बैठकर कागा जिस तरह बोलता है, ठीक उसी तरह खाएं खाएं। खाएगा, सबको खा जाएगा। पिंगलवाड़ा देवी क्रमशः बढ़ी आ रही हैं। उसके हजारों गण दांत निकाले हैं, जीभ लपलपा रही है। खाएगा खाएगा। भयार्त शिशु की तरह सारा गांव कुहरे में दुबका हुआ थरथर कांप रहा है। खबरदार, हो या खबरदार। तहसीलदार साहब ने खलिहान जोगाने के लिए 3 संथालों को और ड्योढ़ी के पहरा के लिए पहाड़िया सिपाहियों को बहाल किया है। एक नाल बंदूक का लाइसेंस फिर मिला लिया है। चरित्र कर्मकार जब तक पकड़ाता नहीं है, पैसे वालों को रात में नींद नहीं आएगी। पहरे वालों की बोली भी डरावनी मालूम होती है। आजकल कोठी के जंगल में शाम को ही बड़ी रोशनी जलती है, बहुत तेज, फिर रात में और फिर भोर को। बालदेव जी जगे हुए हैं। शाम को पुरनिया से लौटे हैं। उनको नींद नहीं आ रही है। पुरनिया जाने के समय लक्ष्मी ने बावन दास का बस्ता, गांधी जी की चिट्ठियों वाला बस्ता देते हुए कहा था। लघु शंका करने के समय पॉकेट से निकालकर गांगुली जी से वह भेंट करने गया था। गांगुली जी ने पूछा था, बावन दास ने कुछ दिया है आपको? जी वो नहीं। बालदेव जी इस जाड़े के मौसम में ही पसीना पसीना हो गए थे। न जाने क्यों गांगुली जी अचानक उदास हो गए। बालदेव अब जान रहते इन चिट्ठियों को नहीं दे सकता। इन चिट्ठियों को देखते ही जवाहरलाल नेहरू जी बावन दास को मिनिस्टर बना देंगे, नहीं तो दिल्ली जरूर बुला लेंगे। यूं ही आज तक जितने लीडर आए, सबों ने बावन दास से ही हंसकर बातें की। उस बार मिनिस्टर साहब आए। बड़े बड़े लीडरों, मारवाड़ियों ने, वकीलों, मुख्तियारों और जमींदारों ने दस्तखत करके दरखास्त दिया, भगवती बाबू सरकारी वकील को कांग्रेस का मेंबर बहाल कर दिया जाए। मगर मिनिस्टर साहब ने बावन दास से पूछा, क्यों बावन दास जी, भगवती बाबू बहाल नहीं हुए? आखिर बावन की ही बात रही। भगवती बाबू ने 42 में सुराजिया को फांसी पर झुलाने के लिए खूब बहस किया था। और ये चिट्ठियां, नहीं, वो हरगिज नहीं देगा। लक्ष्मी को न जाने क्या हो गया है। जिस दिन से बस्ता मिला, दोनों बखत सत्संग के समय सिर झुलाकर सामने रखती थी। रोज चंदन और फूल चढ़ाती थी इस पर। कभी कभी चिट्ठियों को खोलकर पढ़ती और रोती। पुरनिया से लौटने पर कुशल मंगल पूछना तो दूर, पूछ बैठी, गांगुली जी को दे दिया ना? हाँ हाँ दे दिया। इतना ना यकीन था तो मेरे हाथ में दिया ही क्यों था? बालदेव जी को नींद नहीं आ रही है। बैलगाड़ी पर पुआल के नीचे बस्ता छिपाकर रख दिया। धूनी तो धू धू कर जल रही है। बालदेव जी उठकर बाहर जाते हैं। होए खबरदार, पहरू चिल्लाता है। बालदेव जी धूनी के पास बैठकर लकड़ियों को जरा इधर उधर करते हैं। फिर कनखी से लक्ष्मी के बिछावन की ओर देखते हैं। धीरे से बस्ता निकालकर खोलते हैं। उनका सारा देह सिहर रहा है। जीभ सूखकर काट हो गई है। मुंह में थूक नहीं है। धूनी की आग लहलहा उठी है। लकड़ियां चिट चिट बोलती हैं। बालदेव जी ने एक चिट्ठी निकाली। दुहाई गांधी बाबा, बाप रे। लक्ष्मी बिछावन पर से ही झपटती है। गुसाई साहब, छी छी, यह क्या कर रहे हैं? सतगुरु हो, क्षमा करो। बालदेव, पापी हत्यारा। धोनी की आग लक्ष्मी के कपड़े में लग जाती है। लगने दो आप। मुट्ठी खोलिए, बस्ता दीजिए बालदेव जी, मैं जलकर मर जाऊंगी। मगर बालदेव जी की कसी हुई मुट्ठी खुल जाती है। लक्ष्मी बस्ते को कलेजे से चिपकाकर खड़ी होती है। कमर से लिपटा हुआ कपड़ा खुद ब खुद गिर पड़ता है। बालदेव जी कमंडल से पानी लेकर छींटते हैं। हे भगवान, सतगुरु हो, जय गांधी जी बाबा, जय बामन दास जी। ह लक्ष्मी रो रही है। वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी रो रही है। लक्ष्मी के हाथ पांव जल गए हैं। बड़े बड़े फफोले निकल आए हैं। बालदेव जी अपनी मसहरी में आकर छिप जाते हैं। लेटकर सोचते हैं, नहीं, अब यहाँ रहना अच्छा नहीं। अब वह किस मुंह से यहाँ रहेगा? लक्ष्मी की ओर अब वह निगाह उठाकर कभी देख नहीं सकेगा। वह पुरैनिया जाएगा। वहीं से चंदनपट्टी चला जाएगा। वह अपने गांव में रहेगा, अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा। जाति बहुत बड़ी चीज है। जाति की बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी जाति की पार्टी में है। यह तो राजनीति है। लक्ष्मी क्या समझेगी? काशी जी का ब्रह्मचारी तो लगता है अब यहीं खुट्टा गाड़ेगा। ठीक है, नहीं, लक्ष्मी पर जाते जाते अकलंक लगाकर नहीं जाएगा वह। गुसाए साहब उठिए, सत्संग का समय हो गया। लक्ष्मी कराहते हुए उठती है। सारा देह जल रहा है। रोज की तरह लक्ष्मी उठती है।
उठकर बालदेव जी के बिछावन के पास आती है। मसहरी हटाकर बालदेव जी के अंगूठे में आंखें लगाती है। साहेब बंदगी। बालदेव जी रोते हैं सिसकियां लेकर। लक्ष्मी, उठिए गुसाई साहब। मित्रों, भी आप सुन रहे थे उपन्यास महिला आंचल के खंड 2 के भाग 21 का वाचन। मित्रों, उपन्यास महिला आंचल के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।